दिस क्लास 11 वी वर डूइंग जर्नल एंट्रीज। तो कल मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्रीज समझाई थी, ठीक है, और मैंने कुछ आपको ट्रांजेक्शन्स भी दी थी कि आप ट्राई करिए कि ये आप ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और अभी अगर आप कर पा रहे हैं तो वेरी गुड, और अगर आप थोड़ी सी भी आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आज हम इस ट्रांजेक्शन्स को भी करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो माई फर्स्ट ट्रांजेक्शन से विथड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर गुड्स की बात हो रही है, और मैंने आपको बोला था सेल के अलावा जब भी आप गुड्स को निकाल रहे हैं, चाहे वो चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए, चाहे वो ड्राइंग्स के लिए, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, परचेजेस देते हैं। और सेकंड ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी परचेज या सेल होती है तो उसके साथ ही हम टैक्स को जोड़ देते हैं। मतलब अगर परचेज डेबिट हो रहा है तो टैक्स भी डेबिट, परचेज क्रेडिट हो रहा है तो टैक्स भी, मतलब जीएसटी भी क्रेडिट, राइट। अब चलो फर्स्ट करते हैं। तो उसने क्या किया, जो प्रोप्राइटर था या ओनर ऑफ द बिजनेस है, उसने विड्रॉ किए, लेकिन इस बार कैश नहीं विड्रॉ किया, उसने गुड्स विड्रॉ की। मतलब विड्रॉ जो किया वो गुड्स किया। अगर वो कैश करता तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन यहाँ पर वो गुड्स कर रहा है तो हम क्या करेंगे, कैश तो किया नहीं उसने। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा, दैट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ये तो होगा ही डेबिट क्योंकि पर्सनल यूज के लिए हुआ है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। लेकिन उसने कैश तो नहीं विड्रॉ किया, तो टू कैश तो लिख नहीं सकते। तो उसने क्या किया है, गुड्स किया है, और जिसपे वो गुड्स जिसपे आईजीएसटी दिया हुआ था, जिसपे टैक्स दिया हुआ था। तो अब क्योंकि उसने गुड्स विड्रॉ किए हैं तो आई राइट हियर टू परचेजेस, राइट। और कितने की गुड्स थी वो, 5000 की गुड्स थे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5000 की गुड्स थी। आई राइट हियर 5000। देन उस गुड्स पे आईजीएसटी भी लगा हुआ था 12%। तो मैंने आपको बताया था परचेज और सेल उसी के साथ ही जुड़ जाता है टैक्स। तो क्योंकि आईजीएसटी है और परचेजेस है, गुड्स के बारे में बात हो रही है, तो आई राइट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। अब देखो कितना आईजीएसटी है, 5000 पे 12%, 12 5 जा 60, तो एक जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पे कितना बनेगा, दैट इज 600। दो जीरो कटेंगे क्योंकि 100 है ना। कैसे निकाला जिसको नहीं पता, फिर 5000 इंटू 12 बाई 100, वैसे 12% निकालते हैं तो ये आएगा आपका 600। तो 600 जिसपे आईजीएसटी लगा हुआ था, तो इसका मतलब वो टोटल जो गुड्स थी वो 5600 की थी, जो प्रोप्राइटर ने यूज की अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 5600 की ड्राइंग्स। Clear? Then come to second transaction. Second transaction says goods costing ₹500 given as charity. पर एक चीज आप होल्ड करेंगे, एक चीज आप फिर से समझेंगे बेटा। अगर सपोज आपको ड्राइंग्स दे रखी है और साथ में ये भी बता रखा है कि इसके कॉस्ट प्राइस तो 5000 है, लेकिन इसकी मार्केट प्राइस या सेल प्राइस 6000 है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, जब भी हम गुड्स को किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो कभी सेल प्राइस नहीं लेंगे, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस लेंगे हम इसका, ठीक है। अब इसे तो हमें कॉस्ट दे ही रखी है, गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में दे दी। गुड्स वर परचेज्ड पेइंग CGST एंड SGST एट 6% ईच। तो जो भी गुड्स आपने चैरिटी में दी वो आपने CGST और SGST टैक्स भर के ही खरीदी थी। तो कल मैंने आपको करवाया था चैरिटी आपका एक्सपेंस है, तो आई राइट हियर चैरिटी अकाउंट डेबिट। आपने चैरिटी की, चैरिटी अकाउंट डेबिट किस चीज की, गुड्स की। और जब भी गुड्स का मामला आएगा तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, परचेजेस। तो आई राइट हियर टू परचेजेस कि आपने गुड्स को एज अ चैरिटी किया, टू परचेजेस अकाउंट एज अ चैरिटी यूज किया। तो उसके साथ आपका CGST और SGST भी 6% था। तो मैंने आपको कहा है परचेज के साथ क्या आएगा, टू इनपुट, आप पूरा लिखेंगे इसको, इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, राइट। परचेजेस कितने की थी, 500 की, तो आई राइट हियर 500, राइट। CGST और SGST कितना है, 6% है, तो 500 पे 6% हो गया 30 रुपीज, तो 500 मल्टीप्लाई 6 बाय 100 दैट इज 6%। तो 500
500 पे 6% क्या हो गया 30 रुपीज़, तो 6% ही CGST और SGST हम सबको पता है कि दोनों इक्वली होते हैं। तो अगर ये 30 रुपीज़ है तो दूसरा भी 30 रुपीज़ हो गया। इसका मतलब जो चैरिटी में गुड्स दी वो एक्चुअली में हमने कितने पैसे देके खरीदी थी, वो हमने 560 रुपीज़ देके खरीदी थी। तो 560 की गुड्स हमने क्या किया, चैरिटी में दे। नेक्स्ट गुड, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स। अब फिर से आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन इस बार क्या किया, एज सैंपल ₹600 आपने सैंपल के तौर पर अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट, कंज्यूमर्स में, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये कल मैंने आपको समझाया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब आप एज अ सैंपल गुड्स आप अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द पब्लिक, तो ये आप किस लिए करते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए करते हैं, ताकि लोग आपकी चीज़ों को यूज़ करें, पसंद आए तो उसको दोबारा डिमांड करें या फिर उसको दोबारा परचेज करके यूज़ करें, ठीक है। तो जो भी आप सैंपल के लिए गुड्स देते हैं वो एक्चुअली एक तरह से आपकी एडवर्टीजमेंट है। तो आई विल राइट हियर एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, राइट। अब क्योंकि आपने क्या किया है, फिर से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, 600 की गुड्स थी जिसपे CGST SGST भी लगा हुआ था। तो क्योंकि आपने गुड्स को किया है तो आई राइट हियर टू परचेजेस अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट, राइट, क्योंकि परचेजेस के साथ आपने CGST और SGST भी पेमेंट किया था। तो परचेजेस कितने की थी बेटा, परचेजेस थी 600 की और 5% आपका CGST और SGST था। तो परचेजेस थी 600 की और आपका जो CGST कितना लगा है 5%, तो 600 पे 5% कितना हो गया 30 रुपीज़। तो आई राइट हियर 30 रुपीज़ एंड देन SGST भी आपका सेम होगा। तो टोटल जो आपने गुड्स जो आपने सैंपल के लिए दी, एडवर्टीजमेंट के लिए दी, वो कितनी थी 660 रुपीज़। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा ये आपको। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। माय नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेज, अब ध्यान से पढ़ना बेटा, मैंने आपको कल इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड गुड्स के बारे में बताया था और उसकी क्या हम एंट्री पास करते हैं वो चीज़ भी हमने पढ़ी थी, तो उसका भी हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। गुड्स अनइंश्योर्ड ₹3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब जो गुड्स थी वो फायर से डिस्ट्रॉय हो गई, राइट, ये हमारा एक लॉस है तो ये डेबिट होगा, ये हमें पता है। लेकिन ये जो गुड्स थी वो क्या थी, अनइंश्योर्ड थी। तो ये क्या थे, अनइंश्योर्ड थी। क्योंकि ये अनइंश्योर्ड थी गुड्स, तो मैं इस पर सिंपल कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से कुछ डिमांड नहीं कर सकती, तो सिंपल से एंट्री पास करेंगे, दैट इज लॉस बाय फायर, क्योंकि अगर चोरी से होता तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अब क्या चीज हुई है, हमारी गुड्स हुई है, राइट। तो आई राइट टू परचेजेस, राइट, टू परचेजेस। सपोज अगर आपने इसको CGST या SGST टैक्स देके खरीदा होता तो फिर मैं क्या करती, यहाँ पे टू CGST और टू SGST लिख देती, या फिर टू IGST लिख देती और फिर सबको टोटल करके टोटल मेरा लॉस इतना हुआ, जैसे हमने बाकी के एंट्रीज में किया था। तो अब यहाँ पर किसी तरह का दे नहीं रखा CGST SGST, तो मैं यहाँ पे कितने का लॉस लिख दूंगी, दैट इज 3000। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेज गुड्स वर्थ ₹10,000 डैमेज्ड बाय फायर, राइट। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ ₹8,000 एंड चेक इज रिसीव्ड। अब जो हमारी गुड्स जो 10,000 की डैमेज हुई, बट इस टाइम वो इंश्योर्ड थी, तभी तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपके क्लेम को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो अगर ये इंश्योर्ड है तो मेरी एंट्री क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब मैं ये वाली एंट्री नहीं करने वाली क्योंकि ये इंश्योर्ड थी। तो व्हाट विल आई डू, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें इंश्योरेंस से लेना है, कंपनी से लेना है। कितना, परचेजेस हमारी कितने की थी
that is of 10,000. So I write here to purchases 10,000. हमने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी हमें 10,000 रुपए देगी, राइट? तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 10,000. अब एक बार रिपीट चेक करती हूँ, शायद इसके अंदर CGST SGST भी था. 1 मिनट. यस, यहाँ पर CGST SGST भी इंक्लूड कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए. तो यहाँ पर आपका 6% CGST और SGST को हमने इंक्लूड कर लिया, क्योंकि तो बहुत सिंपल सी हो गई. इंश्योरेंस कंपनी टू परचेजेस से तो आप कर ही लेंगे. तो अगर इसमें CGST SGST इंक्लूड होता है तो हम कैसे एंट्री करते हैं बेटा? इंश्योरेंस कंपनी टू परचेजेस, और CGST SGST तो परचेजेस के साथ जुड़ा होता है. तो आई राइट टू CGST अकाउंट टू SGST अकाउंट. और ये कितना था? 6% था. तो 6% 10,000 का कितना होता है? दैट इज 600. 600 और 600 तो 1200, और ये हो गया 11,200. तो हम सोच रहे थे कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से 11,200 रुपीज मिल जाएंगे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा जो क्लेम एक्सेप्ट किया वो कितने का था? 8,000 का था. यस, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया? एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ रुपीज 8,000. अब अगर ये पूरा एक्सेप्ट कर लेती, और वो भी उसने हमें चेक से दे दिया पैसा, पूरा एक्सेप्ट कर लेती, तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 11,200. पर प्रॉब्लम इज दैट कि उसने पूरा एक्सेप्ट नहीं किया. तो 8,000 उसने एक्सेप्ट किया, इसका मतलब जितना एक्सेप्ट नहीं किया वो तो मेरा लॉस हो गया. तो अब एंट्री क्या होगी? दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट. कितना पैसा आया? 8,000 रुपीज. हमारे पास कितने पैसा आया? 8,000 रुपीज. तो बैंक में हमारे पास कितना आ गया? 8,000 रुपीज. अब मिलने थे 11,200, मिल गए हमारे पास 8,000. तो इसका मतलब 3,200 का हमें लॉस हो गया. और मैंने आपको बताया था कि 3,200 का जो लॉस है, जो भी आपको लॉस होता है किसी भी ट्रांजैक्शन पे, वो हमेशा डेबिट होता है. और कहाँ जाएगा इस ट्रांजैक्शन में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. तो क्योंकि वो लॉस है तो इसलिए वो डेबिट होगा. तो आई राइट हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. कितने का लॉस हो गया मेरे को? 3,200 का. क्योंकि मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कितने रुपए मांगे थे? 11,200. मुझे था कि मुझे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मुझे 11,200 रुपीज देगी, पर उसने मुझे 8,000 दिए, तो मेरा 8,000 का लॉस तो कवर कर दिया उसने. तो मुझे एक्चुअल में जो लॉस हुआ वो कितना हुआ? 3,200 का. क्लियर हुआ? और अगर सपोज ये पूरा अमाउंट देती तो मैं लिखती बैंक अकाउंट डेबिट, फिर तो मुझे कोई लॉस ही नहीं था. तो आई राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 11,200. पर जितना कम देगी उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे. तो यहाँ पर हमने दो एंट्री की. किस चीज की? जब आपकी गुड्स इंश्योर्ड थी. तो इसकी जो एंट्री होंगी वो दो एंट्री होंगी. एक तो ये जब आप ड्यू करोगे कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से इतना पैसा मिलना है, और दूसरी एंट्री में क्या होगा कि आपको पैसा मिलेगा तो आप उसकी एंट्री करेंगे. नेक्स्ट एंट्री, परचेज मशीनरी फ्रॉम रमेश रुपीज 22 लाख IGST 12%. देखो बेटा, हमने कल किया था कि फिक्स्ड एसेट परचेज किया हो तो फिर हम अगर उस पर CGST SGST किसी तरह का टैक्स लगता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं. एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, या मैं आपको बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आपको नहीं लिख रखा ट्रांजैक्शन में कि आपने कैश में लिया है और साथ में सेकंड हिंट वो आपको देगा, वो उस पर्सन का नाम देगा, तो इसका मतलब आपने जो भी चीज़ खरीदी है वो आपने उधार पर खरीदी है, क्रेडिट पे खरीदी है, मतलब आपने कैश या चेक कुछ भी नहीं दिया उसको. अब यहाँ पे देखो, परचेज मशीनरी फ्रॉम रमेश. एक तो इसने मुझे नाम दे दिया, यहीं से पता चल गया शायद इसने उधार पे की होगी. और दूसरा, उसने पूरी ट्रांजैक्शन में मुझे कैश कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया इस ट्रांजैक्शन में, तो उसने कैश वर्ड यूज नहीं किया. तो इसका मतलब जो उसने मशीनरी रमेश से खरीदी है वो उसने उधार पर खरीदी है. तो ये नाम क्यों दिया होता है? क्योंकि अब कैश तो गया नहीं, अब हम उसका नाम लिख देंगे कि हमने जिससे खरीदी है. तो एंट्री क्या होगी बेटा? मशीनरी खरीदी है. ध्यान रखेंगे
90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो जर्नल एंट्री स्टार्टिंग में अभी सीख रहे हैं आप लोग, तो क्या करते हैं, यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हैं। नो बेटा, जब ये एसेट है तो आप एसेट को डेबिट कीजिए। परचेज अकाउंट सिर्फ गुड्स के लिए आप यूज करेंगे। जब आप गुड्स को खरीदेंगे तो परचेज, और गुड्स को बेचेंगे तो सेल। लेकिन अगर कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो आप उस एसेट का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपने मशीनरी खरीदी है कितने की, 2 लाख रुपीज की, जिसपे आपने IGST भी दिया है 12%। तो क्या एंट्री होगी बेटा, मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास मशीनरी आई। डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोस आउट। कोई भी एसेट को डेबिट करेंगे जब आपके पास आएगी, और जब जाएगी तो हम क्रेडिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट। और फिर मैंने क्या सिखाया था कल आपको, एसेट के साथ ही उसके टैक्सेस भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर उसने मुझे IGST बोला है 12%, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। 2, पैसा तो दिया नहीं हमने, ना हमने चेक दिया, तो हम क्या करते हैं, जब कोई चीज उधार पे करते हैं तो उस पर्सन का नाम लिख देते हैं। तो आई विल राइट हियर टू रमेश, कि हमें रमेश को पैसे देने हैं, राइट। अब मशीनरी कितने की थी, 2 लाख की, तो आई विल राइट हियर 2 लाख। आपका IGST कितना है, 12%, दैट इज ऑफ 24,000। यस, 24,000। अब आपको मशीनरी कितने की पड़ गई, मशीनरी 2 लाख की थी, इस पर टैक्स भी आपने पेमेंट किया, तो अब आपको रमेश को कितने रुपए देने हैं, 2,24,000। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, पेड वेजेस इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। देखो मैंने कल आपको समझाया था कि इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी या इंस्टॉलेशन ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, आप कोई भी फिक्स्ड एसेट इंस्टॉल कराते हैं तो जो भी खर्चा होगा वो उस फिक्स्ड एसेट में इंक्लूड करेंगे। अब देखो, हालांकि उसने वेजेस पेमेंट की हैं तो मुझे वेजेस को डेबिट करना चाहिए, बट नो, मैं वेजेस को डेबिट नहीं करूँगी। क्यों, क्योंकि वो तो उसने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी पे खर्च किया है। तो ये जो पैसा खर्च होगा वो किस पे आने वाला है बेटा, मशीनरी के अकाउंट में ही जाएगा। तो आई राइट हियर मशीनरी अकाउंट डेबिट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऐसी जनरल एंट्री है, तो अगर मैं अपने स्कूल में अगर दूं बच्चों को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये एंट्री जरूर देती हूँ, ताकि बच्चे समझ सके कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। चलिए, तो कोई भी चीज अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट के इंस्टॉलेशन पे खर्चा होता है तो वो उसी एसेट के कॉस्ट में इंक्लूड होता है। तो आई राइट हियर मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना वेजेस दिया उसने, 2500, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में पेमेंट किया है तो दैट इज 2500। वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री जो बाद में हमें बहुत काम आती है ये चीज समझ में, क्योंकि नेक्स्ट जब लास्ट सेकेंड या थर्ड चैप्टर दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो वहाँ पर भी हम इस चीज़ को दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप मशीनरी वगैरह परचेज करेंगे फिक्स्ड एसेट, तो क्या क्या चीज़ें उसकी कॉस्ट में हम इंक्लूड करते हैं। चलिए, तो बात की बात है, तो यहाँ तक हमने एंट्री कंप्लीट कर ली है बेटा। नेक्स्ट आई थिंक 4 और 5 एंट्रीज जो हमारी रह गई हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एंड बस फिर आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।